हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग देखते हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा जारी किया हुआ मासिक जांच परीक्षा है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 12 का विषय है अर्थशास्त्र, माह है नवंबर, समय है 2 घंटा और पूर्णांक है 40। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा तो उनको भी फ़ायदा होगा इसका। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में है आपका एक का पहला, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान डैश होता है। तो इसमें क्या होगा, तो 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आपका है दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण है, कारण डैश है। तो इसका होने का क्या कारण है, तो घटती सीमांत अवसर लागत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में है आपका तीसरा नंबर में, निम्नलिखित में से पूरक वस्तु का एक युग्म कौन सा है। तो एक युग्म कौन सा यानी पूरक, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, यानी कलम और स्याही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं। तो किस में होते हैं, तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर डी दीर्घकाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर में है, किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आय और सीमांत आय बराबर होती है। तो ये एकाधिकार में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 6ठा नंबर की ओर, यदि उत्पादन के सभी साधनों को 4 गुना करने पर उत्पादन भी 4 गुना हो जाता है, यह कथन उत्पादन के किस नियम को सत्यापित करता है। तो ये किस नियम को सत्यापित करेगा, तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें है नेक्स्ट में कि 7वां नंबर, एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा। ए, बी और सी दिया हुआ है। तो इसका दोस्तों आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा, ठीक है। और यदि नहीं समझ में आएगा या फिर नहीं चलेगा इसका पता आंसर, तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है कि 8वां नंबर में, किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक एवं केवल एक उत्पादन होता है। तो ये किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकाधिकार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है कि बजट रेखा 3x + 5y = 50 की ढाल का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, तो आप लोग को ये पता होगा, तो इसका भी आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर में, निम्नलिखित में से किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। तो प्रभावित करने वाला कारक कौन है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उत्पादन के साधनों की कीमतें, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए दिया हुआ है दूसरा में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 30 शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो चलिए पहला वाला देखते हैं। दूसरा का पहला, उदासीनता वक्र की परिभाषा लिखिए। तो उदासीनता वक्र की परिभाषा को हम लोग जानेंगे।
तो देखिए हम लोग इसका आंसर को देखेंगे। उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र किसी उपभोक्ता के व्यवहार को बताने वाला वक्र है जिसमें किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्त होती है या उदासीन वक्र उसे कहते हैं जिसके सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिले। इस टाइप से आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अब दूसरा नंबर को देखते हैं। अल्पकाल से आप क्या समझते हैं? तो अल्पकाल से हम लोग क्या समझते हैं, चलिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। अल्पकाल से अभिप्राय उस समय अवधि से है जिसमें फर्म के पास उत्पादन का पैमाना बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। वो परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करके तथा विद्यमान स्थिर साधनों का गहन प्रयोग करके केवल उत्पादन के स्तर में वृद्धि कर सकती है। इस तरह से आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। मांग के नियम को लिखिए। तो चलिए मांग के नियम के बारे में देख लेते हैं इसका आंसर। आइए हम लोग उत्तर को लिखते हैं। मांग का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। इसे ही मांग का नियम कहते हैं। इस तरह से आप लोग इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए औसत आगमन और सीमांत आगमन बराबर क्यों होते हैं? तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगमन और सीमांत आगमन दोनों बराबर होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए वस्तु की कीमत को कम नहीं कर सकती। यही कारण है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम वस्तु की कीमत के बराबर होती है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अब तीसरा नंबर में। क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 60 शब्दों में लिखिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या किसके लिए उत्पादन हो की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में तीसरी समस्या यह है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्योंकि उत्पादन के विभिन्न साधन उत्पादन का कार्य करते हैं। अतः उत्पादन उन्हीं के लिए होता है अथवा उत्पादन के हकदार वही हैं। लेकिन जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनमें से उपभोग के लिए किन्हें कितना मिलता है इस बात पर निर्भर करता है कि आय कितनी है अथवा किसके पास दूसरों की अपेक्षा अधिक संपत्ति है। जिस व्यक्ति के पास खरीदने के लिए साधन अथवा आय जितनी ही अधिक होगी उतनी ही अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद सकेगा। इस तरह से आप लोग
इसको बना सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग दिखाते हैं यहाँ से शुरू से। इसका स्क्रीनशॉट आप इस प्रकार ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा में बजट रेखा क्या है, रेखा चित्र से समझाइए। तो चलिए हम लोग बजट रेखा की ओर बढ़ते हैं। बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों का ग्राफीय निरूपण है जिन्हें उपभोक्ता दी गई कीमतों तथा अपनी आय को व्यय करके खरीद सकता है। बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर को, प्रतियोगी तथा पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को लिखते हैं। तो आइए हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं। ये प्रतिस्थापक वस्तुएं और प्रतिपूरक दोनों क्या है, मतलब क्वेश्चन के अनुसार ही है, ठीक है। तो वैसी वस्तुएं जिनका प्रयोग अलग अलग या एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है तो उन्हें प्रतिस्थापक वस्तुएं कहा जाता है। और इसका देखते हैं प्रतिपूरक, वैसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है तो उन्हें प्रतिपूरक वस्तुएं कहा जाता है। और दूसरा इसका देखते हैं। दूसरा में इसमें इसमें एक वस्तु के दाम में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। इसमें एक वस्तु के दाम में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर नोट डाउन कीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर को, तकनीकी प्रगति टेक्नोलॉजी प्रेशर किस प्रकार वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देखते हैं। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, तकनीकी प्रगति वस्तुतः ऐसे तकनीकी परिवर्तन को समाहित करती है जिससे प्रति इकाई श्रम से बढ़ता हुआ उत्पादन प्राप्त होता है। इसका अभिप्राय यह है कि तकनीकी परिवर्तन उत्पादन फलनों में होने वाली परिवर्तन है। यह पूरी तरह से एक तकनीकी धारणा है जिसे जिससे एक उत्पादक इकाई की आर्थिक गतिशीलता के संदर्भ में सुधारा जाना संभव होगा। इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5वां नंबर, एकाधिकारी के लिए औसत आगमन और सीमांत आगमन को एक रेखा चित्र से दर्शाइए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को हल करते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा आर्थिक संरचना में बुनियादी कारक बाजार में अर्थशास्त्र एकाधिकारी और प्रतिस्पर्धा एक उद्योग में कंपनियों में कुछ जटिल संबंधों को दर्शाता है। एकाधिकार का अर्थ है किसी उत्पादन या सेवा की आपूर्ति द्वारा बाजार का अन्यायी कब्जा जिसके लिए कोई विकल्प नहीं है। इस स्थिति में आपूर्तिकर्ता निर्धारित करने में सक्षम है अन्य स्रोतों से या स्थापनापन्नों उत्पादों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा के डर के बिना
उत्पाद की कीमत आमतौर पर यह माना जाता है कि एक एकाधिकारवादी उस नियम का चयन करेगा जो मुनाफे को अधिकतम करती है। आप लोग इसमें से किन्हीं चार ही को कीजिएगा, ठीक है, चार ही का आंसर को बनाना है। पांचवा नहीं भी बनाएंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया है 4 नंबर में, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे 2 ही उत्तर को लिखना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में आपका है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन सीमांत फर्म से संबंधित है। सीमांत फर्म वह फर्म है जो किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर सर्वप्रथम उस उद्योग को छोड़ देती है। अतः सीमांत फर्म उद्योग में उच्चतम लागत वाली फर्म होते हैं जो केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और आंसर आप नोट कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा हम देखते हैं, पूर्ति की लोच को रेखाचित्र से किस प्रकार मापा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, पूर्ति की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के उत्तर में पूर्ति में होने वाले परिवर्तन की माप है। यह कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने से प्राप्त होती है। अब इसका नेक्स्ट में देखते हैं, अर्थशास्त्र के संदर्भ में लोच शब्द का उपयोग किसी आर्थिक चर को बदलने पर किसी दूसरे चर में हुए परिवर्तन की मात्रा बताने के लिए किया जाता है। यदि एक चर के परिवर्तन से दूसरे चर अधिक परिवर्तित होता है तो कहते हैं कि लोच अधिक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी उत्पादन के मूल्य में कमी की जाए तो उसकी बिक्री कितनी बढ़ेगी, इसके लिए लोच शब्द का प्रयोग किया जाता है। कीमत बढ़ने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ती है, वह कम होने पर कुछ घटती है। जैसे यदि शुद्ध घी की कीमत बढ़ जाए, वो आय परिवर्तित ना हो तो उपभोक्ता वनस्पति की ओर प्रतिस्थापन कर देता है। वह तत्पश्चात यदि आप आय में वृद्धि होती है तो वह वनस्पति घी में कुछ कमी करके कुछ मात्रा शुद्ध घी ही लेता है। अतः तब वनस्पति घी एक तरह से गिफिन वस्तु होती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे तीसरा नंबर में, संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं? क्या होता है जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी होती है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर की ओर बढ़ते हैं। चलिए आंसर देखते हैं, जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो उसे संतुलन कीमत कहते हैं। संतुलन कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। वस्तु की यह मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है।
अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण नियमों के अंतर्गत मांग का नियम अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। यदि आप मांग के नियम को समझ जाएं तो कोई भी वस्तु क्यों कितनी महंगी और क्यों उसकी मांग ज़्यादा या कम है, इस बात का अंदाज़ा लगाया जाना आसान हो जाता है। जहाँ पर पूर्ति है वहीं पर मांग है, और जहाँ मांग है वहीं पर कोई भी पूर्तिकर्ता अपने सामानों की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहता है। बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो कि मांग और पूर्ति के नियम के बेहतर व्याख्या करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो कि मांग और पूर्ति के नियमों की व्याख्या करते हैं। और देखिए नेक्स्ट में, आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसके खरीदार कम होंगे। यदि उस वस्तु की कीमत कम है तो जाहिर सी बात है कि उसके खरीदार ज़्यादा होंगे। लेकिन एक चीज़ को और भी ध्यान देना होगा कि यदि वस्तु की मांग कम है और उसकी बाजार में मौजूदगी ज़्यादा है तो भी उसके खरीदार कम होंगे। इस तरह से आप लोग इसको बनाइएगा। इस प्रकार दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।